बहुत अच्छा आप गाते हैं और मेरे दर्शकों को मैं बता दूं, मैंने शुरुआत इस रागिनी से की है, जिसके ये मास्टर हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इन्हें इंस्टाग्राम पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना है। आज पहली बार मैं इन्हें सामने से सुन रहा हूं क्योंकि पॉडकास्ट आज इन्हीं के साथ है। सो सबसे पहले आपका स्वागत है बलराम भाई, और आप स्टूडियो में आए हैं इसके लिए समय, क्योंकि आपका काफ़ी टाइट स्केड्यूल रहता है, काफ़ी बिजी आप रहते हैं, लेकिन उसके बीच में से भी अगर आप समय निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जब मैं थोड़ा आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और पढ़ रहा था, थोड़ा देख रहा था आपकी वीडियोस, तो मैंने बहुत टाइम से देखी। आप रागिनी आप गाते हो। रागिनी को हम सिर्फ एक वर्ड के तौर पर सुनते रहे, बहुत कम लोग हैं जो रागिनी गाते हैं, या फिर रागिनी भी अब मॉडिफाई हो चुकी है, बदल चुकी है। रागिनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है उससे ज़्यादा इसके अंदर या तो दर्द होता है, या तो प्यार होता है, कोई भावना होती है जो कट्टर तरीके से अंदर होती है, जो शब्दों और म्यूजिक के जरिए बाहर आती है। रागिनी का ये एक मैं मोटे तौर पर समझ पाया। तो सबसे पहले आपने माइक पकड़ा था, या कोई दर्द पकड़ा, कोई प्रेम पकड़ा, जहां से आपकी रागिनी की शुरुआत हुई? तो जो आपकी रागिनी गाने की शुरुआत कहां से हुई? रागनी गाने की शुरुआत हमारी जो गांव से ही हुई, क्योंकि रागनियों का ये है कि हमारे यहाँ पे गांव-गांव में रागनी होती थी, स्कूल में रागनी होती थी, और उन रागनियों में जो जैसे किस्से हैं, रामायण हुई, महाभारत हुई, और पिंगला भरतरी हुई, गोपीचंद हुए, इनके किस्से जो बहुत जिन्होंने नाम किया है, नाम कमाया है, जिनके पद चिन्हों पे चल के हम आगे बढ़े, ऐसा हमें करना चाहिए, राम जी ने ऐसा किया, या महाभारत में कैसा हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी हमारे कवियों ने पिरो रखा है अपनी अपनी रचनाओं में। तो उन रचनाओं को सब कलाकार गाते थे और सभी बैठ करके सुनते थे, और घर जा करके उनकी चर्चा करते थे कि हाँ भाई उसने अच्छा गाया, उसने अच्छा गाया, जो भाई उसका किस्सा अच्छा था। तो उनसे बहुत सीखने के लिए मिलता है कि हमारी संस्कृति है रागनी। तो फिर हमें भी प्रेरणा मिली कि हाँ भाई हमें भी ये करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये वो इलाके हैं जहां रागनियों का सबसे ज़्यादा चलन रहा पुराने समय में भी, और आज भी हरियाणा के कई हिस्सों में हम देखते हैं ये सब आज भी होता है। ये सारी पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर आज भी इस बात की वैल्यू है। आप कहाँ से हैं? पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका ले लूँ। आप किस जगह से हैं, किस गाँव से हैं, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हमारा जिला है यूपी में गौतम बुद्ध नगर, और उसमें हमारा छोटा सा गांव है नरौली, जिसमें हम रहते हैं, और बड़ा प्यार सम्मान हमारे गांव से हमें मिलता है। और ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारी संस्कृति को बढ़ाने वाला हमारा भाई है। सभी का सपोर्ट है, ये नहीं है घर वालों का भी, सबका। वो तो शुरू में नहीं होता था, वो अलग है, लेकिन अब सबका सपोर्ट है। अच्छा, पहली रागनी आपने कब गाई थी? पहली रागनी मैं 6-7 साल का हूँगा, 6ठी कक्षा में। अच्छा। और मतलब 6ठी कक्षा में था तो मतलब 6-7 साल का गाने लग गया था। तो 6ठी कक्षा में आया जब थोड़ा सा बोध हुआ कि हाँ भाई अब गाना चाहिए, थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, तो फिर 6ठी कक्षा से बाहर भी आने जाने लगे। परिवार में कोई पहले से था जो रागनी गाता हो? नहीं, परिवार में कोई नहीं था। हमारे जो स्कूल में रागनियाँ होती थी जी, वहाँ पे सभी सुनने के लिए हम जाते थे, हमारे घर वाले जाते थे, तो हम रहते थे तो सुनते थे, तो बड़ा आनंद आता था कि हाँ भाई हम भी ऐसा गाएं, क्योंकि सब इंटरटेनमेंट भी होते थे और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती थी वहाँ से। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों ने आपकी रागनी तो सुनी है, आपके वीडियो में आपको गाते हुए सुना है, लेकिन बहुत कम लोग आपको अंदर से जानते होंगे। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप आगे बढ़े? क्योंकि क्या होता है, कामयाबी सबको दिखती है, लेकिन कामयाबी के पीछे का संघर्ष, वो मेहनत, वो कोई नहीं देखता, वो किसी को पता भी नहीं लगती, वो हमेशा अनटोल्ड रहती है। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि आपके अंदर जो छुपा है वो मैं बाहर निकालता रहूं, लोगों को बताता रहूं कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहें। आपने बीच में कहा कि पहले सपोर्ट नहीं होता था। आपको लगता है रागनी को लोग अब एक गुजरे ज़माने की, एक गुजरी कला समझते हैं? यही वजह है कि वो रागनी का जो कल्चर, जो हमारे देश के गौरव, हमारे देश के इतिहास को संगीत में पिरो कर सुनाता था, वो कहीं खो गया और अब रैप का ज़माना है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब दोबारा से रागनी वापस आ रही है। रैप में भी जो है ना, वो लोग रागनियों को घुसा रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन लोगों को बताते नहीं है ना कि रागनी है। हाँ, लोगों को बताते नहीं कि रागनी है, क्योंकि रागनियों का कल्चर ऐसा है कि अब पहले तो गांव-गांव में रागनियाँ होती थी, तो लोग बागों का सुनने का जरिया था कि भाई कलाकार आएंगे हम सुन लेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया भी चल गया है, तो सोशल मीडिया से बहुत युवा कनेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारे उसमें है, उसमें मैं देखता हूँ कि कम से कम भी कुछ नहीं तो 70% 18 से और 24 साल की उम्र के हैं, मतलब जो रागनी सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई यूथ सुन रहा है रागनी।
यूथ सबसे ज़्यादा सुन रहा है यार। हाँ, और उन्हें लिरिक्स बहुत पसंद आती हैं क्योंकि लिरिक्स का कमाल है सब जगह। तो लिरिक्स इतने अच्छे अच्छे कवि हुए, इतने अच्छे अच्छे कवि, उन्होंने महाभारत रामायण इतनी अच्छी तरीके से लिखी है कि कुछ जगह तो ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें रामायण में नहीं दिखाई गई, कुछ बातें महाभारत में नहीं दिखाई गई, वो हमारे इन कवियों ने अपनी रचनाओं में पिरोई हैं और उनके द्वारा सत्य जो बिल्कुल है वो हमारे लोगों तक पहुंचता है। आज भी आप गाँवों में जा कर के देख लो, बड़े बूढ़ों के पास में बैठ कर के देखो, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि आपको शायद उन बातों का वो पता भी नहीं होगा कि हाँ भाई ऐसी भी बात थी महाभारत में, हमने तो देखा ही नहीं ये बात। तो उनसे ये सीखने के लिए मिलता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो थी ये धीरे धीरे समय के साथ रागनियों में आने लगी। रागनी की शुरुआत अगर मैं देखूं तो कई सौ साल पहले रागनियाँ होने शुरू हुई होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। रागनी के अंदर होता क्या है? जैसे मैंने शुरुआत में बहुत ब्रीफली इस बात को कह दिया कि भाई रागनी में दर्द होता है, रागनी में प्रेम होता है, रागनी में देशभक्ति होती है, रागनी में हो सकता है कि बागीपन हो। तो रागनी क्या इन्हीं पर आधारित है या रागनी का अर्थ क्या है? रागनी जो है ना, जैसे मैंने भी बताया ना कि इन्हें हमारी जो कथाएं हैं उनमें प्रेम प्रसंग भी है। जैसे दादा लक्ष्मीचंद ने लिखा, तो एक बार सांग कर रहे थे दादा लक्ष्मीचंद जी, तो उन्होंने सांग में देखा कि एक, क्योंकि तुरंत की कविताएं भी दादा लक्ष्मीचंद कर देते थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, तो उनका ध्यान जो सांग की तरफ कम हो करके उसकी तरफ गया, तो उन्होंने लिखा, अरे काले काले केस तेरे जन झुकरी घटा मंडेरे पे, ढूंगे ऊपर चोटी काली लटके नाग मंडेरे पे, और घनी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, सब बात्या ने भूल गया अब सांग करूँगा तेरे पे, सांग करूँगा तेरे पे, और मैं खास सपेरा तू नागण काली जहर दिखरा फणका, एक निशाना चौकन द्यून। ये दादा ने लिखी है। तो इनका ये था कि साथ के साथ बनानी और कुछ ऐसे उपदेश भी देने कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उपदेश आत्मक बात भी है। जैसे महाभारत में वेद व्यास जी बहुत दिन पहले उन बातों को लिख गए थे, कुछ ने पढ़ी कुछ ने नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे कवियों ने उनको भी पिरोया है कि वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा, 9 बेटे हों एक बाप के ना पेट भरण पावेगा, कि यानी कि ऐसा कलयुग आने वाला है। तो ये सब रागनी में यही चीज़ पिरोई जाती है कि भाई हमारा इतिहास कैसा है, उसमें कहीं दर्द भी आएगा, कहीं हंसी भी आएगी, कभी देवर भाभी भी होंगे, कभी उनकी लड़ाई भी होगी, नोक झोंक होगी, ये सब हमारी रागनी में पिरोया जाता है और हमारी संस्कृति दिखाई जाती है। भाई किसान है तो किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये रागनी का जो कल्चर था धीरे धीरे गायब क्यों हो गया बीच में? बीच में गायब इसीलिए हो गया क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो रागनियों में जिन्होंने अभद्रता लाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि हमारी जो अच्छाई थी ना रागनी में, उसमें फुहड़ता लानी शुरू कर दी। तो जो अच्छे लोग थे जो रागनियों को सुनने वाले थे, उन्होंने रागनियों को सुनना कम कर दिया, और जहाँ से अच्छे लोग गए तो वहाँ फिर फुहड़ता फैलनी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा भाई रागनी में कुछ नहीं है। और जब अच्छे लोग ही समाज में संदेश को फैलाते हैं हमेशा, बुरे लोग तो बुरे, वो तो उन्हें ठीक है, उन्हें तो आनंद आ रहा है, लेकिन अच्छे लोग बताएंगे हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, तो फैलाने, जो अच्छे लोग हैं उनमें फैलाने की भी हिम्मत रहती है बात को। तो उन्होंने कहा कि भाई रागनियों में वो चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। तो इसी तरह से रागनियों, अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी चमकीला, अगर आपने देखी हो। चमकीला के अंदर जो दिखाया गया वो एक सच्ची कहानी है पंजाब की, और उसमें ये दिखाया गया कि जो थे वो गाना चाहते थे अच्छी चीज़ें, लेकिन लोग उनसे अश्लीलता ही सुनना चाहते थे। यही वजह है कि वो धीरे 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 उसी में फंस गए, निकलना भी चाहा तब भी नहीं निकल पाओ, एट दी एंड उनको गोली मार दी गई। वो फिर एक वहाँ पर एक कट्टरपंथ अलग तरीके से काम करता है। मेरा सवाल इस पर ये है इस रेफरेंस पे कि क्या अश्लीलता को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है इसलिए जो रागनी गायक रहे वो अश्लीलता की तरफ चले गए? रागनी का एक नया दौर देखने को मिला लोगों को, जो एक मुट्ठी भर लोग हैं वो सुनने लगे, या लोग इसके भी कद्रदान हैं जो आप गा रहे हैं, जो अश्लीलता से परे है, जो रागनी का असली स्वरूप है? इसे भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। असलियत में तो लोग इसे ही सुनते हैं, असलियत में तो लोग इसे ही सुनते हैं, लेकिन वो ये है ना, जब आप अश्लीलता परोसोगे तो वो देखी भी ज़्यादा जाएगी।
कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ज़्यादा अश्लीलता परोसते हैं, और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, हम उनसे खुद सीख रहे हैं, उनकी सुन सुन करके हम सीख रहे हैं कि हाँ भाई हमें ऐसा गाना चाहिए। ऐसे भी कलाकार हैं, और लोग, ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें नहीं सुन रहे, उनको भी सुन रहे हैं। जैसे हम अच्छा गा रहे हैं तो हमारी भी लोग बाग फरमाइश करते हैं कि भाई वो लड़का भी आना चाहिए। लेकिन एक तरफ उनकी भी रहती है कि भाई वो आना चाहिए, डांस होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरह की भी है। तो हर तरह का है समाज मेरे हिसाब में। तो मेरा तो यही है कि भाई रागनी सुनो तो ऐसी सुनो कि हाँ बाप और बेटा एक जगह बैठ के सुने और जा कर के एक वो करे कि हाँ भाई हम अच्छी चीज़ सुन के आए। लेकिन अब रागनियों में कुछ कुछ जगह ऐसी होगी कि वहाँ बाप बेटा एक जगह बैठ के रागनी सुन नहीं सकते, नजरें नहीं मिला सकते एक दूसरे से। तो रागनी का जो एक दूसरा रूप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि शाम का समय है, शराबें हाथ में हैं या शराब पीकर लोग बैठे हैं, सामने फुबरता परोसी जा रही है, फुबरता नाच भी रही है और फुबरता गाई भी जा रही है। ये एक चेहरा सामने आता है जब रागनी की बात होती है। देश के दूसरे हिस्सों में जो रागनी के इस चेहरे को नहीं जानते, वो रागनी, ये जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस में यानी कि अश्लीलता वाले दौर में देखते हैं। ये मैं कहूँगा कि जब पहली मेरी भी सोच यही थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो चीज़ है ये ऐसी ही है। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो देखा एक नया रूप भी है इसका, तभी मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ इन सारी चीज़ों से और मैंने आपको बुलाया। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।